मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम न्यूक्लियर फिज़िक्स का न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। और ये न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले तो हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पढ़ते हैं। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को हम मानते हैं कि ये एक रेशियो है पर यूनिट, कितने पार्टिकल स्कैटर होते हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल। और इसको अगर हम डिफ़ाइन करते हैं, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को मैंने इसमें डिफ़ाइन किया पर सॉलिड एंगल पर यूनिट टाइम, और इसको जितने पार्टिकल स्कैटर किए। अब अगर हम ये जानते हैं कि सॉलिड एंगल अगर थीटा और डी प्लस डी थीटा ले तो सॉलिड एंगल का मान डी रो इक्वल टू 2 पाई साइन थीटा डी थीटा होता है। और तो इसको मैं स्कैटरिंग एंगल के रूप में लिखूं तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड विद सॉलिड एंगल डी ओमेगा पर यूनिट टाइम इंस्टेंटी। मगर हम जानते हैं कि अगर जो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थीटा और डी थीटा के बीच में स्कैटर होते हैं और जिनका इम्पैक्ट पैरामीटर बी और बी माइनस डी बी है, तो उनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स डी एन इज इक्वल टू 2 पाई एन वी डी बी होता है। और यही नंबर स्कैटर होते हैं बिटवीन थीटा एंड डी थीटा। तो इसको हम ऊपर डेफिनेशन में लिखें तो डी एन इज इक्वल टू सिग्मा डी फाई डी थीटा इंस्टेंटी ऑफ एक्स। तो हम ये अगर इनके वैल्यूज़ लिखें तो मैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को डिफाइन कर सकता हूँ बी साइन थीटा डी बी बाई डी थीटा। मगर हम जानते हैं कि स्कैटरिंग एंगल और इम्पैक्ट पैरामीटर के बीच में जो रिलेशन है, जो हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग में निकाल चुके हैं, वो है k अपॉन 2e cot थीटा बाई 2, या डी बी बाई डी थीटा इज इक्वल टू के ई 1/cos² थीटा बाई 2। और इससे मैं इसका मान निकाल सकता हूँ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का, और ये आ जाएगा बी साइन थीटा के 4e cosec थीटा बाई 2। और इसको हम वैल्यू डालें तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/16 के ई कॉस 4 थीटा बाई 4। और इसको अगर मैं डिफरेंशियल कॉस सेक्टिंग के रूप में लूँ और इसको डिफरेंशिएट करूँ फ्रॉम 0 टू पाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा थीटा फाई 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। और इसको हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्टिंग कहते हैं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है। और न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट हम ये मानते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल की किसी ऑर्बिट में मूव करता है तो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। और ये मैग्नेटिक मोमेंट उसके चार्ज पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। अगर उस चार्ज पार्टिकल के पास कुछ इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है, जैसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो, तो एक और मैग्नेटिक मोमेंट नोन एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी प्रोड्यूस होता है। और हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट इज मेजर इन मल्टीपल्स ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, क्योंकि छोटा होता है तो हम इसको न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन के रूप में नापते हैं। और वन न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन को मैं ई एच क्रॉस 2 MP बोलता हूँ, जहाँ MP इज़ द मास ऑफ द न्यूक्लियर। और इसमें अपन इनकी जो वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं तो 1 न्यू इज इक्वल टू 5 इंटू 05 इंटू 10⁻⁻20 जूल पर टीयर। ये जो मैग्नेटिक मोमेंटम, अगर इसके पास पे हम इसको म्यू जे यू में बदलते हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम है, मैग्नेटिक मोमेंट है जिसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम जे है, और वो स्पिन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर ये हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्यों न्यूक्लियोटाइड का क्वांटाइज्ड होता है, मगर न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंटम इज़ नॉट क्वांटाइज्ड और इज कंजर्वेशन ऑफ लॉ, है ना। तो बोथ मैग्नेट कैनॉट बी मेजर्ड। अब हम ये जैसे ये कहते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का हम दोनों मेजर नहीं कर सकते, तो हम इसको कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट को हम इसको लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू जे जी एन, वेयर इसको हम मैग्नेटिक मोमेंटम कहते हैं, जहाँ पर हम जी इज डायमेंशनल क्वांटिटी और इसको हम न्यूक्लियर जी फैक्टर कहते हैं। और न्यूक्लियर डी फैक्टर को मैं इस रूप में डिफाइन कर सकता हूँ म्यू जे अपॉन यू जे, जहाँ ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंटम इज रेशियो
ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंटम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर क्वांटम मोमेंटम, इसको हम जी फैक्टर कहते हैं। तो जो इसके बाद एक और टर्म आती है जो न्यूक्लियर गायोमेट्रिक रेशियो, और मैं इसको इस रूप में डिफाइन करता हूँ। इसी तरह मैं न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट निकालना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि मैंने फर्स्ट ईयर में एक इलेक्ट्रिक मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ पोटेंशियल किया था, और जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ मोमेंटम किया था, उसी तरह मैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करता हूँ। सपोज़ मैं एक न्यूक्लियस लेता हूँ और किसी पॉइंट ए पर डीवी वॉल्यूम के कारण पोटेंशियल ज्ञात करना चाहता हूँ। तो हमने ये माना कि अमाउंट ऑफ चार्ज इंसाइड द वॉल्यूम कितना होगा, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, जहाँ रो इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें किसी पॉइंट जो एक्स एक्सेस पे दूरी पे है पोटेंशियल ज्ञात करना चाहूँ, तो पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन रो बाई डी वी हो जाएगा, और यहाँ पे हम सिग्मा रो को परमिटिविटी ऑफ द फ्री मीडियम कहते हैं। तो इससे टोटल पोटेंशियल निकालना चाहूँ तो इसको नेचुरली मैं इंटीग्रेट करूँगा, और ए तो इसको इस फॉर्म में होगा, मगर इस फिगर के हिसाब से जो ए है इज इक्वल टू आर माइनस आर, ये मैंने इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिख दिया, और मेरे पास 1/a इज इक्वल टू 1/r 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा। अब इसको मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपैंड करूं तो ये जो आपको स्लाइड में दे रखा है उस तरह ये एक्सपैंड हो जाएगा, और हम पोटेंशियल की डेफिनेशन के हिसाब से इसको इस टाइप से कर सकते हैं। मैं इस लिख सकता हूँ 1/P0 इज इक्वल टू पी आर डी वी, P1 इज इक्वल टू ये, P2 इज इक्वल टू दिस। तो अब इन दिस इक्वेशन मैंने इसको लिख सकता हूँ जहाँ P0 इज मोनोपोल मोमेंट, P1 इज डाइपोल मोमेंट एंड P2 इज डाइपोल मोमेंट। अब न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर ज़ीरो है तब हम अब कहते हैं कि हम थर्ड टर्न पे जाते हैं, जब इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मोमेंट, और न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मोमेंट को मैं Q इज इक्वल टू सिग्मा 3z² माइनस आर स्क्वायर डी वी बोलते हैं। इसमें हमने ये माना है कि जो आर है वो डिस्टेंस ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट डी वी होता है, और अगर मैं सारे मॉलिक्यूल्स का निकालना चाहूँ तो इस क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इन कोऑर्डिनेट एक्स वाई में तो निकालना चाहूँ तो मैंने इसको सिग्मा से कर दिया, वेयर इज द चार्ज वैल्यू। अब क्वाड्रुपोल मोमेंट को हम कहते हैं कि इस इक्वेशन के हिसाब से हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मोमेंट है वो तीन तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ क्यू। तो एक सिमेट्रिकल हो सकता है, एक प्रोलेट हो सकता है, और एक ऑब्लेट हो सकता है, एक लंबा और एक। तो हम ये कहते हैं अगर स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लें तो अगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3z² हो तो हम कहते हैं तो इस समय Q का मान 0 होता है, और हम कहते हैं कि जो क्वाड्रुपोल मोमेंट है 0 और इसके अंदर स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर 3z² इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर तब हम कहते हैं कि इस टाइप को हम कहते हैं कि प्रोलेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर 3z² इज लेस देन आर स्क्वायर तो इसको हम कहते हैं ऑब्लेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यूनिट ऑफ क्वाड्रुपोल मोमेंट तो हम कहते हैं पहले तो मीटर स्क्वायर होता था, मगर ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो हम इसको एक बाण के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 बाण इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 1⁻⁻20 मोर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह मैं क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई को निकालना चाहता हूँ, और मैंने जेड एक्सिस के अक्रॉस इसको डिस्ट्रीब्यूटेड माना, और इसका मैं मोमेंटम निकालता हूँ। तो मोमेंटम मैं इसको जेड एक्सिस के जेड डैश एक्सिस के थ्रू निकालता हूँ। तो क्यू जे इज इक्वल टू J-1 2J + J इज इक्वल टू Q0। और इस शेप के क्वाड्रुपोल मोमेंट के ऑफ द न्यूक्लियस हम देखते हैं तो इसके माने क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस इज जनरली इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ क्वाड्रुपोल मोमेंट इंक्रीज होता है नंबर ऑफ उसके हिसाब से। व्हेन z और n अगर मैजिक नंबर्स के बराबर हो तो क्वाड्रुपोल मोमेंट
ऑफ न्यूक्लियर इज ज़ीरो, या हम कह सकते हैं चार्ज इनसाइड दीज न्यूक्लियर इज स्पेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल। अगर क्वाड्रुपल मोमेंट ऑफ हैवी न्यूक्लियस यानी एज अप्रॉक्सीमेटली 150 टू 190 के बीच में हो या एज 220 से ज़्यादा हो, तो इनको से कहते हैं कि इनमें एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और हैवी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको रूप में लिख सकते हैं। और ये हमारे तो एक्चुअली द क्वाड्रुपोल मोमेंट का इसका फिजिकल सिग्निफिकेशन ये है कि जो चार्ज द क्वाड्रुपोल मोमेंट वो बताता है कि उस न्यूक्लियस में कितनी एसिमेट्री है। अगर एसिमेट्री ज़्यादा है तो चाहे क्वाड्रुपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, और ये ही हमारा। थैंक यू वेरी मच।